नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ये दोस्तों आपकी 11वीं क्लास है। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? दोस्तों, उगते सूरज की भूमि कहा जाता है भारतीय राज्य में अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश को डाउनलिट पहाड़ों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों, एक डोंग वैली है जो अरुणाचल प्रदेश के अज्जा जिले में है। एक छोटा सा गांव है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। तथा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो वो हैं आपके नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, महो वन्यजीव अभ्यारण्य और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध दोस्तों कथक से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कथक। दोस्तों, वह लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। और ये इनको दोस्तों देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1986 में। 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है बिरजू महाराज को, और ये कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 312 में किया गया है, तहत दिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3, याद रखिए दोस्तों, 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के उपबंध कर सकेगी। और दोस्तों, आपका अनुच्छेद 16, यह आपका लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति और पद का कार्यकाल अनुच्छेद 16 के अंतर्गत होता है। और अनुच्छेद 212, यह आपका न्यायालयों को विधानमंडल की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 212 में। और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों को बताया जाता है, अंतर्गत आता है 320 के। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करेंगे देवराय द्वितीय का शासनकाल दोस्तों, यह 1422 से 1446 ईस्वी के बीच था। और वह एक प्रसिद्ध प्रशासक, योद्धा और विद्वान थे। और दोस्तों, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन के दौरान विजयनगर आया था। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव उत्तर प्रदेश के दोस्तों कानपुर से बिलोंग करते हैं, कानपुर जिले से हैं। ये दोस्तों भारतीय क्रिकेटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, गैनीमेड निम्नलिखित में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो गैनीमेड दोस्तों बृहस्पति ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, गैनीमेड यह बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। और दोस्तों, बृहस्पति यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और बृहस्पति में दोस्तों 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। जिस अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति का दौरा किया वह दोस्तों जूनो था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपका मंगल ग्रह, यह आपका इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है तथा इसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस है। बात करेंगे शनि ग्रह की, तो दोस्तों यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें 7 वलय होते हैं और जो बहुत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और अरुण ग्रह की बात करें दोस्तों, तो यह इसे ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है और यह सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं?
तो तारिक ए फिरोजशाही के लेखक हैं दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी तारिक ए फिरोजशाही के लेखक हैं। और भारत में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भारत फारसी इतिहास पर तारिक ए फिरोजशाही एक पुस्तक है, इसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहते थे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन में तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे अधिक दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता है, ऋणात्मक तत्व है। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में दाएं बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन तक बढ़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही संयोजक सेल में बढ़ती रहती है और इसलिए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ मजबूत हो जाती है। और जैसे जैसे हम समूह में नीचे बढ़ते हैं तो वैद्युतीय ऋणात्मकता कम होती जाती है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के वर्तमान नेता कौन है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के वर्तमान नेता हैं दोस्तों राम गोविंद चौधरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राम गोविंद चौधरी जो कि सपा के हैं, यानी समाजवादी पार्टी से हैं, और ये विधानसभा के विपक्ष के वर्तमान नेता हैं उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों नरेश उत्तम ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मतलब क्या कहते उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तथा अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये उत्तर प्रदेश के नरेश उत्तम मतलब सपा के अध्यक्ष हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। और स्वतंत्र देव सिंह ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के। बात करेंगे दोस्तों राम गोविंद चौधरी, तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के वर्तमान नेता है। वह समाजवादी पार्टी से हैं और वह अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में मूलभूत शिक्षा और बाल पोषण और विकास मंत्रालयों के प्रभारी थे। और दोस्तों ये बलिया से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं आपके राम गोविंद चौधरी। अब बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कुल सीटें हैं विधानसभा की 403। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं 31। और उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों हृदय नारायण दीक्षित। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, तथा राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, कनिष्क ने किस स्थान पर चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन किया? तो कनिष्क ने दोस्तों कश्मीर स्थान पर चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन किया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, एक फोटोवोल्टिक सेल में किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? एक फोटोवोल्टिक सेल में दोस्तों प्रकाश की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक फोटोवोल्टिक उपकरण विकसित किया गया है जो 11% से अधिक की दक्षता के साथ प्रकाश विकिरण को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें एक सिलिकॉन प्लेट की सामने की सतह के पास गैसीय प्रसार द्वारा गठित एक पी-एन जंक्शन होता है दोस्तों। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, प्रेसबोपिया को निम्नलिखित में से जरा दूरदृष्टि किस ऑप्टिकल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो दोस्तों प्रेसबोपिया जरा दूरदृष्टि को दोस्तों इसमें दोस्तों द्विफोक्सी लेंस से ऑप्टिकल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेसबोपिया दोस्तों जिसको हम लोग जरा दूरदृष्टि बोलते हैं। और प्रेसबायोपिया दोस्तों यह आँखों के पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का क्रमिक नुकसान है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि आँखों का लेंस के एक उम्र के बाद कठोर और कम मतलब लचीलेदार हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्विफोक्सी लेंस। दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग जानते होंगे दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तथा अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट
13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है आपका नैन्तकी राष्ट्रीय उद्यान। नैन्तकी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नैन्तकी राष्ट्रीय उद्यान भारत के नागालैंड के पेरेन जिले में स्थित है और इस उद्यान में रहने वाली दुर्लभ प्रजातियों में हुलॉक गिबन, सुनहरा लंगूर, धनेश, एशियन पॉम स्वीट, ब्लैक स्टोर्क आदि ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और दोस्तों याद रखिए नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में औपचारिक रूप से पहचाने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में औपचारिक रूप से पहचाने जाने वाले पहले व्यक्ति राम सुभाग सिंह थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक के गोपालन जो हैं आपके, ये भारतीय साम्यवादी पार्टी के एक भारतीय साम्यवादी राजनीतिक थे। और आपके ये राम सुभाग सिंह ये लोकसभा के विपक्ष के नेता थे। और दोस्तों आप लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे, तो वो हैं आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी आपसे पूछ सकता है, तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जानते ही होंगे आप लोग, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों त्रिपिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों त्रिपिटक विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए मठ के अनुशासन के नियम है इसमें, तथा सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है इसमें। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, बैंक ओवरड्राफ्ट है। दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका अल्पकालिक देयता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्पकालिक देयता। और दोस्तों अल्पकालिक दोस्तों चालू इसको बोलते हैं अल्पकालिक या चालू देयता है। तो देयता का मूल्य जो कंपनी या किसी व्यक्ति को वित्तीय या कैलेंडर वर्ष के भीतर चुकाना चाहिए वह आपका देयता अल्पकालिक देयता कहलाता है। और आपका दल का बैंक ओवरड्राफ्ट आपसे पूछ सकता है ये क्या होता है? तो दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट वह होता है जो उस क्रेडिट सुविधा को राशि को संदर्भित करता है जो बैंक द्वारा खाता संतुलन शून्य तक पहुंचने के बाद दी जाती है और जो कंपनी के सभी लेन देन को सामान्य तरीके से कवर करती है और ओवरड्राफ्ट लोन पर ब्याज दर और कुछ शुल्क भी लगाती है, वह आपके बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाती है। और दीर्घकालिक देयता ये आपका कहलाता है एक दीर्घकालिक देयता जिसे अक्सर गैर वर्तमान दायित्व कहा जाता है, जो एक दायित्व है जिसे चालू वर्ष या लेखा अवधि में भुगतान नहीं किया जाएगा तथा दूसरे शब्दों में इसका ऋण जो एक वर्ष के भीतर नहीं है वह आपका दीर्घकालिक मतलब 1 साल के बाद भी चलता रहेगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, भारत संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में कौन से स्थान पर है? इसको दोस्तों आपसे ऐसे ही पूछ सकता है और आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत कौन से स्थान पर आ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 139वें। दोस्तों मैंने करंट अफेयर्स में ये बताया था, ये प्रश्न आ भी चुका करंट अफेयर्स में। तो 139वें स्थान पर रहा भारत, इसमें अपना देश भारत 139वें स्थान पर रहा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 149 देशों में से, याद रखिएगा दोस्तों 149 देशों में से भारत अपना 139वें स्थान पर रहा। और 2019 में भारत इसमें विश्व में 140वें स्थान पर रहा, मतलब 1 अंक का खाली फर्क हुआ, कोई बहुत ज़्यादा नहीं फर्क हुआ। और फिनलैंड दोस्तों लगातार 4थे वर्ष विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, एंथनी हॉपकिंस ने 93 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्होंने किस फिल्म में अभिनय के लिए यह पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों एंथनी हॉपकिंस ने 93 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्होंने द फादर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द फादर फिल्म में अभिनय के लिए पुरस्कार जीता है। और दोस्तों एंथनी हॉपकिंस ने 83 वर्ष की आयु में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है और इन्होंने द फादर फिल्म के लिए पुरस्कार जीता है। दोस्तों
93 अकादमी पुरस्कार के विजेता दोस्तों अन्य हैं, जैसे मतलब क्या कौन कौन से श्रेणी में जीते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ चित्र दोस्तों उसका विजेता है दोस्तों नोमैडलैंड फिल्म। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दोस्तों फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म ये हो जाएगी दोस्तों आपकी इफ़ एनीथिंग हैप्पीनेस आई लव यू, ये विजेता बनी है दोस्तों। तथा सर्वश्रेष्ठ दस्तावेजी फीचर फिल्म ये है आपकी माई ऑक्टोपस टीजर, ये विजेता बनी दोस्तों फिल्म। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार है। तो दोस्तों वेद में रोगों का उपचार है वो हो जाएगा आपका अथर्ववेद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अथर्ववेद दोस्तों चिकित्सा के लिए एक विश्वकोश है तथा इसमें मंत्र, प्रार्थना, तंत्र और भजनों का संग्रह था। इसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रार्थना, जैसे कि फसलों को बिजली से बचाने के लिए, जहरीले सांपों के खिलाफ उपचार मंत्र, प्रेम मंत्र, छंद आदि, ये सब अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है। तो संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा दोस्तों चौथ नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथ दोस्तों 18वीं शताब्दी की शुरुआत से भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा साम्राज्य द्वारा लगाया गया एक नियमित कर या सम्मान था। और चौथ एक वार्षिक कर था जिसका राजस्व या उत्पादन पर 25% लगाया जाता था। और चौथ भूमि पर लगाया जाता था जो नाम मात्र के मुगल शासन के अधीन थे। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के कार्यों में से एक नहीं है। तो आरबीआई के कार्यों में से एक नहीं है दोस्तों देश में रोजगार पर नियंत्रण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का ये काम नहीं है कि देश में रोजगार पर नियंत्रण करे। और भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक संस्था है। ये भारतीय रुपये के निर्गम और आपूर्ति और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विनियमन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों आरबीआई के प्रमुख कार्य हैं वह दोस्तों हैं आपके केंद्रीय बैंक, विदेशी रिजर्व का संरक्षक, ऋण नियंत्रक और देश में करेंसी नोटों की छपाई और आपूर्ति का प्रबंधन। तथा दोस्तों ये आपको जो तीनों ऑप्शन लिखे हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, बैंकिंग पर्यवेक्षण और अंतिम शरण ऋणदाता, ये सब आरबीआई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, जब बर्फ को पानी में परिवर्तित किया जाता है तो क्या होता है। तो जब बर्फ को पानी में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों तो गर्मी अवशोषित होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जब बर्फ को पानी में परिवर्तित किया जाता है तो बर्फ द्वारा अवशोषित हो जाती है, इसलिए बर्फ के अणु अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। तथा पानी में बर्फ का रूपांतरण पिघलने का एक उदाहरण है दोस्तों, यदि आपने हिमयंत्र से बर्फ के टुकड़ों को बाहर निकाला और उन्हें गर्म कमरे में रखा तो बर्फ उनके चारों ओर गर्म हवा से ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, किसको हवा की आर्द्रता को मापता है, मतलब किससे हवा की आर्द्रता को मापा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता को नापता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक हाइग्रोमीटर एक मौसम उपकरण है जिसका उपयोग वातावरण में आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। और दोस्तों हाइग्रोमीटर के दो मुख्य प्रकार याद रखिएगा, मैकेनिकल हाइग्रोमीटर और एक सूखा और एक गीला बल्ब हाइग्रोमीटर। दोस्तों आर्द्रता क्या है, आपसे पूछ सकता है कि आर्द्रता क्या है। तो ये दोस्तों आर्द्रता संघनन और वाष्पीकरण के कारण वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है। इसे निरपेक्ष आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता के रूप में मापा जा सकता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है। दोस्तों शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी के अभाव के कारण होता है सूखा रोग। दोस्तों अन्य भी हैं, जैसे उनके साथ कौन कौन रोग होते हैं और इनके क्या मतलब कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उनके रासायनिक नाम हैं तथा स्रोत हैं कि आप किससे उसको कवर कर सकते हैं। जैसे विटामिन ए से आप, इसका रासायनिक नाम है दोस्तों रेटिनॉल, उससे रोग दोस्तों रतौंधी हो जाती है। और इसके स्रोत हैं दोस्तों मछली और डेयरी उत्पाद से, इसको आप सही हो सकते हैं। और विटामिन बी 1 इस ये आपका इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन, रोग होता है दोस्तों उसके बेरी और स्रोत हो जाएगा दोस्तों ब्राउन राइस और सब्जियां। तथा विटामिन बी 2 से इसका रासायनिक नाम है दोस्तों राइबो
फ्लेमिन तथा इससे रोग होता है दोस्तों अरिबोफ्ला बिनोसिस इसका रोग है दोस्तों। इसमें केले और डेयरी इसका उत्पाद इसके स्रोत हैं दोस्तों। विटामिन B9 आपका इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फॉलिक एसिड तथा इससे रोग होते हैं दोस्तों मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और दोस्तों इसके स्रोत हैं दोस्तों अनाज और यकृत तथा विटामिन C इसका दोस्तों रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड तथा इससे रोग होता है दोस्तों स्कर्वी। और इसके स्रोत हैं दोस्तों संतरा, अंगूर और नींबू। दोस्तों आपसे एग्जाम में इन चारों में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, कि इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड तथा इससे रोग पूछ सकता है। मतलब इन सभी से कोई भी आपसे पूछ सकता है। 1 नंबर आपका पेपर में पक्का है दोस्तों आपका। तो ये दोस्तों स्कर्वी हो जाएगा इससे रोग। और इसके स्रोत इससे मतलब किससे किससे आप निकाल सकते हैं दोस्तों संतरा, अंगूर और नींबू तथा विटामिन D दोस्तों इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कॉलेकैल्सिफेरॉल। और दोस्तों इसका रोग होते हैं दोस्तों इसका रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों नाम भी बड़ा अच्छा है इनका ऑस्टियोमलेशिया। और दोस्तों इसके स्रोत हैं दोस्तों धूप, अंडे और मछली। और इसका दोस्तों नाम जैसे विटामिन D से दोस्तों रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है दोस्तों। इसको तो आप आराम से याद सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक देश के नाम पर हो गया ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट विटामिन K दोस्तों इसमें दोस्तों रासायनिक नाम हो जाएगा इसका फाइलोक्विनोन तथा इससे रोग होता है दोस्तों ब्लीडिंग डायथेसिस तथा इसमें दोस्तों स्रोत हैं इसके पत्तेदार हरी सब्जियां। दोस्तों नेक्स्ट 25वां प्रश्न, कौन सा ऊतक अंगों और रक्त वाहिकाओं की बाहरी सतहों को खींचता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपकला ऊतक, ऑप्शन बी। उपकला ऊतक अंगों और रक्त वाहिकाओं की बाहरी सतहों को खींचता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उपकला ऊतक दोस्तों उपकला ऊतक लाइन अंग और रक्त वाहिकाओं की बाहरी सतह है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।